स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा है। कम विकसित देशों में गरीबी बड़े पैमाने पर है। इसकी वजह है पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा, बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इनकम इनइक्वालिटी, आय में असमानता। ये गरीब देशों में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ आय में असमानता है, इनकम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। श्रमिकों की निम्न में से किस समूह को खेतीहार माना जाता है? Which one of the following categorized of workers is termed as cultivators? आपका ऑप्शन है those who own land and cultivate, those who lease in land and cultivate, those who cultivate the land of others, those who own land and lease in from others or institutions and cultivate। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोज हु कल्टीवेट लैंड ऑफ अदर्स। वे लोग जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें हम कल्टीवेटर्स कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? चीप मनी मीन्स। आपके ऑप्शंस हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, लो लेवल इनकम, एक्सेस ऑफ ब्लैक मनी। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की कम दर सस्ती मुद्रा का अर्थ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी प्राइवेटाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? एन इंडिविजुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय। देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले। ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये एक आपका रिपीटिंग क्वेश्चन है। मैं होप करती हूँ आपको इसका सही आंसर पता होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है आपका इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से ही हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर क्या है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। जब घरेलू मुद्रा के विनिमय दर में एक आधिकारिक परिवर्तन किया जाता है, जब घरेलू मुद्रा के विनिमय दर में एक आधिकारिक परिवर्तन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? When there is a official change in the exchange of rate of domestic currency then it is called। क्या कहेंगे इसको? आपका ऑप्शन देखिए, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन या डिफ्लेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए थोड़ा। सही आंसर, इसका सही आंसर है रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन आपका इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए। मुद्रास्फीति आय एवं धन का पुनर्वितरण किसके पक्ष में करती है? इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ ए पेंशनभोगी, बी गरीबी, सी मध्यम वर्ग, डी रिच। क्या होगा?
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं, कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है आपका प्राइस बढ़ेंगे और सप्लाई घटेगी, यानी कि डिमांड घटेगी। लेकिन अगर डेली नीड का सामान है तो हमको लेना पड़ेगा। इसके लिए वेल्थ का फेवर अमीर लोगों के पास चला जाता है। कोई भी हमको जैसे खाने के लिए चीज़ है जो कि डेली की हमारी सामान है, वो हमें लेना पड़ेगा। कुछ भी हो, चाहे कितने भी उसके दाम बढ़ जाएं, हमें वो लेने पड़ेंगे। इसलिए उसका जो फेवर होता है, वेल्थ का फेवर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि वेल्थ इन फेवर किसके फेवर में जाएगी, वो आपके ऑप्शन डी, रिच के फेवर में चली जाएगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। व्यापारिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। क्या है इसका आंसर? मनिएक, एनिएक, यूनिवेक, एडसेक। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूनिवेक। अब आप पूछेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए एक चीज़, मनिएक, एनिएक और एडसेक, इसकी फुल फॉर्म भी मुझे पता होनी चाहिए। तो चलिए इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। लिखिए मनिएक। मनिएक की फुल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल, इंटीग्रल एंड कंप्यूटर मॉडल। एनिएक की लिखिए इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडसेक की क्या हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रॉनिक, डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मैंने आपको चारों की फुल फॉर्म बता दी है, आप इनको याद कीजिए, नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिनाइड बाय। ऑप्शन ए, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कमर्शियल बैंक्स। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कमर्शियल बैंक जो लोन हमें प्रोवाइड करवाता है, फिर उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है या उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस हमें लेता है, यानी कि कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करवाता है और फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा वैधानिक न्यूनतम मात्रा से अधिक रखे गए भंडार को क्या कहते हैं? द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड अबोव द सैल्यूटरी मिनिमम विद द RBI आर कॉल्ड। ऑप्शन ए, कैश रिजर्व, डिपॉजिट रिजर्व, एक्सेस रिजर्व या फिर मोमेंट्री रिजर्व। सही आंसर क्या है? कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। जल्दी आंसर करो सब लोग। चलिए बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्सेस, अत्यधिक भंडार। रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा वैधानिक न्यूनतम मात्रा से अत्यधिक कैश को अगर वो लोग रख लेते हैं अपने पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अत्यधिक भंडार बोलते हैं। अगला सवाल देखिए। इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू कॉइन्स इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ सकती हूँ। यहाँ पे पूछा है आपसे कॉइन्स कौन इशू करता है, मैं आपसे पूछूँ कि नोट कौन इशू करता है। क्या आंसर दोगे आप? नोट कौन इशू करता है? अपना RBI आपका नोट इशू करता है। और सिक्के कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। सम विच्छेद बिंदु वहाँ होता है जहाँ द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर। ऑप्शन ए, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट या नन ऑफ अबोव।
सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये कमेंट कीजिए जल्दी से, कहाँ होगा। कहाँ होगा इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। जब कुल आय कुल लागत के बराबर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक देश में किसी अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज। बताइए इसका सही आंसर है डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या नेट नेशनल इनकम। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर, एक देश में किसी अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मूल्य को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहेंगे उसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। ए देखिए, डीलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक। क्या सही है इसका आंसर। पहली बात यह है इसमें कि आरबीआई गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कंट्रोल नहीं करता है। आरबीआई क्या कंट्रोल नहीं करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, राष्ट्रीय व्यय को नियंत्रण करना, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल देखिए। किसी देश के अनुकूल व्यापार संतुलन का अर्थ है कि अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज दैट। ऑप्शन ए, imports are greater than exports, exports are greater than imports, both import and export are equal, rising imports and falling exports। क्या सही आंसर है, किसी देश के अनुकूल व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है कि उसके एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हों इम्पोर्ट से, कि वो दूसरे देशों को अपना सामान ज़्यादा बेचे, तभी तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा ना। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या है। किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी इज नॉन एज प्राइस, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ। क्या बोलेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ कमोडिटी क्या होता है कि बाज़ार में सबसे पहले किसी कमोडिटी का प्राइस या कीमत ही हम पूछेंगे जाके। हमें कुछ भी चाहिए, हमें चिप्स का पैकेट चाहिए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया कितने का है, पूछते हैं, सभी पूछते हैं, तो हमें क्या बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस एज अ प्राइस। उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसकी कीमत से पता चलेगी। हम क्या सोचते हैं कि कोई सामान अगर महंगा है तो वो अच्छा होगा और अगर सस्ता है तो बेकार होगा। हम क्या करते हैं, उसकी प्राइस से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइसेस आर डिटरमिनाइड बाय डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, बायर्स इन द मार्केट, सेलर इन द मार्केट। देखिए अब हम क्या देखेंगे कि कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। 3 टाइप की हमारी इकोनॉमी होती है। 3 टाइप की क्या होगी, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली सोशलिस्ट, दूसरी कैपिटलिस्ट और चौथी होती है हमारी मिक्स। अब सोशलिस्ट क्या होती है कि इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का क्या होता है, हमारा रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। और जो मिक्स है वो क्या होती है, मिक्स में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है और प्लस में हमारा गवर्नमेंट का भी रोल हो जाता है।
कैपिटलाइज्ड क्या होता है, सरकार का कोई रोल नहीं होगा, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे आपकी चलती है। यानी कि आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये किस पे चलेगी, आपकी डिमांड और सप्लाई पे चलेगी। इससे हमारे सरकार का कोई रोल नहीं होता है इसमें। अगला सवाल पढ़िए। टूथपेस्ट एक वस्तु है जिसे डैश के अंतर्गत बेचा जाता है। टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट सोल्ड अंडर। ऑप्शन एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या डुओपोली। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी कि बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि अब देखेंगे हम टूथपेस्ट के हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिसको, और उनके प्राइसेस होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम लगभग सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डिफ़र करता है, 1-2 रुपये का अंतर होता है उनके अंदर। ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम किसी एक टूथपेस्ट को, एक कमोडिटी को जो कि एक ही टाइप की है, उसका वैल्यू अगर हम किसी एक ब्रांड ने अपना वैल्यू बढ़ा दिया तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे ने बढ़ा दिया तीसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा टाइट कंपटीशन होता है कि इनके पैसे आपस में थोड़े यानी कि कुछ एक 2-2 रुपए का ही फ़र्क मिलेगा आपको कभी भी। तो टूथपेस्ट को किसके अंडर बेचा जाता है, मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने कार्य करने पर कुछ समय पहले केंद्रीय पक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। The government set up a committee headed by the chairman, Central Board of Direct Taxes, some time back to go into option A codification of taxes, the entire structure of tax laws including the question of imposition of bank tax, the concern of the foreign investors and in India with regard to taxation matter। डी है आपका एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, इट्स ट्रांसफ़र अब्रॉड एंड ब्रिंगिंग बैक सच मनी इन इंडियाज़ लेगिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, इट्स ट्रांसफ़र अब्रॉड एंड ब्रिंगिंग बैक सच मनी इनटू इंडियाज़ लेगिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखिए कि CBDI यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ब्लैक मनी जो कि इंडिया से बाहर है उसे इंडिया में वापस लेके आने वाला था। ये किसने किया है, अभी जो करंट हमारी सरकार है, मोदी सरकार ने ये किया है।